हेलो फ्रेंड्स। आज की हमारी जो वीडियो रहेगी वो रहेगी कार्ल मार्क्स के ऊपर। हम उनके संपूर्ण राजनीतिक विचार को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। आपने क्या है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। अब हम बात करते हैं परिचय की। तो कार्ल मार्क्स का जो जन्म है वो 1818 में जर्मनी पर्शिया के ट्रियर नगर में हुआ था। ठीक है, जो कि मुख्य रूप से रिनलैंड का कैथोलिक शहर था। और इनकी जो मृत्यु है 1883 में होती है। वह वर्ष 1836 में बर्लिन विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, जहां उन्होंने युवा हिगेलियनों के प्रभाव में अपना पाठ्यक्रम बदलकर दर्शन शास्त्र ले लिया। वर्ष 1842 में उन्होंने दैनिक समाचार पत्र रायनिशे जुतुंग के लिए लिखना शुरू किया। मार्क्स ने पेरिस में एंजल्स और अन्य कार्यकर्ताओं से मिले, जो श्रमिक वर्ग की नियमित बैठकें आयोजित करते थे, और उन्होंने इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट लिखी 1844 में। वह 1847 में स्थापित कम्युनिस्ट लीग के संस्थापक में से एक थे, और उन्होंने 1848 में कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र लिखा था। वह पूंजीवाद के आलोचक थे, क्योंकि उत्पादन का पूंजीवादी तरीका स्वतंत्रता का विरोधी था। उन्होंने पूंजीवाद को एक वर्ग समाज के रूप में प्रस्तुत किया, जो न केवल सर्वहारा वर्ग के दबे कुचले वर्ग को अपने अधीन रखता है, बल्कि उसके सभी सदस्यों के लिए पराधीनता व्यवस्था का समाज है। तो उन्होंने क्या है, जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है उसका विरोध किया, या जो आइडियोलॉजी है वो बोलते थे कि ये क्या है, एक शोषण का यंत्र है, ये क्या है, श्रमिक का शोषण करती है पूंजीपति लोग। मार्क्स के अगर लेखन को हम देखें तो दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। युवा मार्क्स, जो कि अलगाव, मानवीय स्वभाव और नैतिकता से जुड़ा था, जबकि वृद्ध मार्क्स, जिसे पूंजीवादी समाज के कामकाज का गहन अध्ययन था। फ्रेडरिक एंजल्स मार्क्स के मित्र थे और कॉमरेड थे, जिनके साथ मार्क्स ने 4 लेख लिखे। वे एंजल्स ही थे जिन्होंने मार्क्स की मृत्यु के बाद उनके कार्य को प्रकाशित किया था। मार्क्स एक प्रवर्तक थे और एंजल्स ने उन्हें लोकप्रिय बनाया। तो जो दास कैपिटल है उसका जो पहला पब्लिकेशन है, जो कि 1867 में कार्ल मार्क्स ने स्वयं किया था। उसके बाद जो 1885 और 1894 जो 2 पब्लिकेशन है वो एंजल्स ने लिखे थे उनके। उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति को सामंतवाद के पतन का संकेत के रूप में देखा। मार्क्स ने 3 विरासतों, जर्मन दर्शनशास्त्र, फ्रांसीसी राजनीतिक विचार और अंग्रेजी अर्थशास्त्र को एकीकृत किया। जर्मन बौद्धिक परंपरा से उन्होंने क्या है, डायलेक्टिक मेथड या द्वंद्ववाद के हिगेलियन पद्धति सीखी और भौतिक दुनिया में लागू किया। फ्रांसीसी क्रांति से, जो कि 1789 को होती है, ठीक है, उन्होंने क्या है, औद्योगिक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्रांति लाने के विचार सीखे। अंग्रेजी अर्थशास्त्रियों से उन्होंने पूंजीवाद की गतिशीलता और औद्योगिक क्रांति को समझने की कोशिश की। तो अब हम कार्ल मार्क्स के जो प्रमुख कार्य है, उनकी जो बुकें थी, उनके बारे में जान लेते हैं। पहली है द जर्मन आइडियोलॉजी, जो कि 1846 में फ्रेडरिक एंजल्स के सहयोग से लिखी गई थी। यह पांडुलिपियों का एक समूह है, जिसमें वो तर्क देते हैं कि जैसे ही मनुष्य जानवरों से खुद को अलग करते हैं, वह निर्वाह के साधनों का उत्पादन शुरू कर देते हैं। सेकंड है द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, जो कि 1847 में पेरिस और ब्रुसेल्स में प्रकाशित हुई थी। यह पुस्तक उत्पादन और वितरण की पूंजीवादी प्रणाली के साथ साथ
मूल्य सिद्धांत का विश्लेषण करती है। नेक्स्ट है कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र या कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 एक राजनीतिक दस्तावेज है जिसके द्वारा वर्ग संघर्ष और पूंजीवाद के टकराव और उत्पादन के पूंजीवादी विधि का एक विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। अगली है 1859 में कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी प्रकाशित किया गया था, जो पूंजीवाद और धन के सिद्धांत का विश्लेषण था। 1871 में द सिविल वॉर इन फ्रांस कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित एक पंपलेट पत्रिका है। इसके अलावा भी और उनकी बहुत सारे कार्य है, जैसे द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी 1847, ए कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, दास कैपिटल, ठीक है, द 18th ब्रूमियर ऑफ लुइस बोनापार्ट, वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट। तो ये भी आपने देख लेनी है। अब हम कार्ल मार्क्स के अलगाव का सिद्धांत के बारे में जान लेते हैं। कार्ल मार्क्स ने क्या है 4 प्रकार के अलगाव की बात की है। अपने आर्थिक और दार्शनिक पांडुलिपियों में उन्होंने कहा कि पूंजीपतियों ने श्रमिकों को उनके श्रम से वस्तु का उत्पादन करने के लिए नियोजित किया था और यह वस्तु या उत्पाद नियोक्ता पूंजीपति के नियंत्रण में है, श्रमिक के नहीं। इसलिए श्रमिक वर्ग को उनके स्वयं के उत्पाद से अलग कर दिया जाता है जो वे अपने स्वयं के श्रम उत्पादित करते थे। एक पूंजीवादी समाज में श्रमिक अपनी श्रम शक्ति को पूंजीवादी को बेचते हैं, उनका श्रम उनके लिए बाहरी हो जाता है, इसलिए उनकी अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमताएं स्वयं से अलग थलग हो जाती है। यहाँ मार्क्स कहते हैं कि जब श्रम स्वयं की तुलना में दूसरों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक आवश्यक बन जाता है तो यह अलगाव श्रम का एक रूप है। श्रमिकों के रूप में वो न केवल अपने उत्पाद से बल्कि श्रम स्वयं प्रकृति अन्य मनुष्य से अलग थलग हो जाते हैं। यहाँ कार्ल मार्क्स का कहने का तात्पर्य है कि पूंजीवादी व्यवस्था में क्या होता है श्रमिकों के साथ कि जो वो उत्पादन करते हैं उससे वो अलगाव महसूस करते हैं या उन्हें अलग रखा जाता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, सिलाई का काम करता है, यानी कि वो पैंट और शर्ट सिलने का काम करता है, तो पूंजीवादी व्यवस्था में क्या हो रहा है कि जब मशीनें आ जाती है तो एक मशीन का काम क्या है सिर्फ कॉलर बनाना, ठीक है, दूसरे का काम क्या है कटिंग करना, ठीक है, तीसरे का काम है सिलाई करना, ठीक है, चौथे का काम है उसमें बटन लगाना, पांचवें मशीन का काम है उसको पैक करना। तो ये एक व्यक्ति का काम था ये सारा, ठीक है, उसको पूंजीवादी व्यवस्था में क्या होता है कि 6 या 10 व्यक्ति में उसको बांटा जाता है, ठीक है, अलग अलग उसमें, तो उस जिससे कि उसका जो उत्पादन से है वो अलगाव हो जाता है, ठीक है। और जो प्रोडक्शन है, जो उत्पादन क्षमता है, वो भी एक व्यक्ति के अपेक्षा जो मशीनी है या पूंजीवादी व्यवस्था में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है उससे क्या है कई गुना अधिक है। इसलिए कार्ल मार्क्स बोलता है कि पूंजीवादी व्यवस्था में क्या है व्यक्ति में क्या है अपने उत्पादन से वो अलगाव हो जाता है उसका। वो 4 प्रकार की अलगाव की बात करता है। सबसे पहले तो उत्पादन से उसका अलगाव होगा, ठीक है, उत्पादन से अलगाव। फिर है प्रकृति से अलगाव, वो प्रकृति से भी क्या है खुद को कनेक्ट नहीं कर पाता। तीसरा है स्वयं से अलगाव, ठीक है, वो स्वयं भी क्या है अलगाव की स्थिति में होता है। नेक्स्ट है समाज से अलगाव, ठीक है, समाज से भी उसका नाता क्या है टूट जाता है। तो पूंजीवादी व्यवस्था क्या है ये अलगाव का काम करती है, कार्ल मार्क्स कहते हैं। नेक्स्ट है वस्तु अंधभक्ति। इसमें कार्ल मार्क्स कह रहे हैं कि पूंजीवादी समाज अपने बाजार में वस्तुओं की मूल मांग से अधिक मात्रा में वस्तुओं की आपूर्ति करते हैं जिन्हें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव श्रम द्वारा उत्पादित किया जाता है।
इसलिए पूंजीवाद में वस्तु न केवल श्रम शक्ति को कम करती है बल्कि मूल्यवान प्राकृतिक संसाधनों को भी कम करती है। वो क्या बोलते हैं कि जो वस्तु प्राकृतिक रूप से बन रही थी या जिसमें व्यक्ति द्वारा वो वस्तु तैयार की गई थी, अब क्या मशीनों के आ जाने से क्या है वो अधिक मात्रा में, ठीक है, उसकी अपेक्षा व्यक्ति के बनाने की अपेक्षा अधिक मात्रा में वो उसका उत्पादन हो रहा है, ठीक है, उसकी मात्रा बढ़ रही है, जिससे कि क्या है वस्तु की अंधभक्ति हो रही है, यानी कि जो उनसे क्या है श्रम छीना जा रहा है, श्रम शक्ति को कम किया जा रहा है। तो ये है उनकी वस्तु अंधभक्ति। नेक्स्ट है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, डायलेक्टिक मेटेरियलिज्म। तो द्वंद्ववाद हिगल से लिया गया, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट हिगल से लिया है, प्रमुख अवधारणा थी और मार्क्स ने उससे उसकी द्वंद्ववाद पद्धति ग्रहित की थी। हिगल ने मानव में जागरूकता और बौद्धिकता बढ़ाकर मानव इतिहास के उद्भव और विकास के लिए अपने द्वंद्ववाद को लागू किया। उन्होंने कहा कि विचार और चेतना ब्रह्मांड का सार है, यह आपने ध्यान रखना है, और सामाजिक संस्थाएं विचार के बदलते रूपों की अभिव्यक्तियां है। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ समझना है कि जो हिगल है उसने जो डायलेक्टिक मेथड है उसमें वो 3 चीज़ों की बात करते हैं, थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस। थीसिस में वो क्या बोलते हैं, वाद। सबसे पहले क्या होता है, वाद, ठीक है, फिर उसका प्रतिवाद, फिर होता है संवाद। तो हिगल बोलते हैं कि जो व्यक्ति का विकास है, ठीक है, तो कैसे होता है कि पहले क्या है वाद होता है, फिर उसका एंटीथीसिस होता है, फिर उसका शुद्ध रूप क्या है सिंथेसिस होता है। तो हिगल बोलते हैं कि जो ब्रह्मांड या समाज का विकास क्या है पहले विचार से होता है। मनुष्य का जो विकास हुआ है वो पहले विचार के आने से हुआ है। पहले मनुष्य के दिमाग में विचार आया, उसके बाद उसने क्या है भौतिक चीज़ें बनानी शुरू की या अपना विकास करना शुरू किया। लेकिन कार्ल मार्क्स बिल्कुल इसके अपोजिट बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। पहले क्या है, पहले भौतिक चीज़ें आई, ठीक है। वो बोलते हैं कि मनुष्य के आने से पहले क्या है यहाँ हम भौतिक चीज़ें ऑलरेडी थी, जैसे पेड़ पौधे, वायु, ठीक है, मिट्टी, ठीक है, ये सब पहले ऑलरेडी थी। तो पहले क्या है विचार नहीं आया, पहले भौतिक चीज़ें थी आई, फिर उसके बाद मनुष्य ने क्या है धीरे धीरे क्या है उसका विकास करना शुरू किया, ठीक है। अपने जैसे जैसे मनुष्य की जो बौद्धिक क्षमता है उसका विकास होता है वैसे वैसे क्या है वो क्या है अपना विकास करता है। तो यही है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कार्ल मार्क्स का, कि पहले क्या है जो मैटर आया, ठीक है, मेटेरियलिस्टिक चीज़ें आई, फिर क्या है उसके बाद मनुष्य ने अपना दिमाग लगाना शुरू किया कि ऐसा भी हो सकता है वैसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये था कार्ल मार्क्स का डायलेक्टिक मेटेरियलिज्म, ठीक है। जबकि हेगल क्या बोलते हैं कि पहले विचार या चेतना आता है या आई, फिर ब्रह्मांड का जो सार क्या है पहले विचार और चेतना से। लेकिन कार्ल मार्क्स क्या बोलते हैं कि नहीं, ब्रह्मांड का जो सार है वो क्या है मैटर से है या भौतिक चीज़ों से है। कार्ल मार्क्स की इसके रिगार्डिंग एक बहुत ही फेमस कोटेशन है, वो आपने क्या है याद रखनी है कि मैंने जो हेगल का जो द्वंद्वात्मक जो सिद्धांत है वो पहले क्या है सिर के बल खड़ा था, यानी कि उसका जो सिर है वो नीचे था और पैर ऊपर थे, मैंने उसको क्या है पैरों के बल खड़ा कर दिया है। ये कौन बोल रहे हैं, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। तो कार्ल मार्क्स क्या है वो बोलते हैं कि समाज में क्या है 2 वर्ग पाए जाते हैं। एक क्या है एक शोषक वर्ग और दूसरा है शोषित वर्ग।
एक तो क्या है जिसका शोषण होता है, ठीक है, उसे कार्ल मार्क्स ने शोषक वर्ग कहा है, और जो जिसका शोषण करता है, ठीक है, उसे कहा है शोषित वर्ग। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि इतिहास क्या है, वर्ग संघर्षों का इतिहास रहा है। मार्क्स के अनुसार उत्पादन संबंध मूल रूप से वर्ग संबंध है। मार्क्स ने देखा कि सभी समाजों के काम करने के लिए वर्ग प्रतिरोध महत्वपूर्ण है। जैसा कि उन्होंने कहा कि अभी तक मौजूदा सभी समाज का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास रहा है। ये कोटेशन आपने नोट डाउन कर लेनी है। वो बोलते हैं कि इतिहास से क्या है, दो वर्ग रहे हैं, ठीक है। वो 5 अवस्था की बात करते हैं कि आदिम साम्यवाद, ठीक है। सबसे पहली स्टेज है आदिम साम्यवाद। जिसमें वो बोलते हैं कि उसमें मनुष्य क्या है, उसमें कोई भी वर्ग नहीं था, ठीक है। उसमें क्या है, जो नेचुरल रिसोर्सेज थे वो सफिशिएंट थे, जिसको जितनी आवश्यकता थी वो उसके अकॉर्डिंग वो उसका उपभोग करता था। आदिम साम्यवाद। कार्ल मार्क्स बोलता है कि इस जो स्टेज में है कोई भी किसी भी प्रकार का वर्ग संघर्ष नहीं था। सेकंड स्टेज वो बोलते हैं दास युग, दास प्रथा या युग। इसमें वो बोलते हैं कि क्या है, इसमें 2 वर्ग थे, एक था राजा और दूसरा था दास। तो राजा क्या है, दास का शोषण करता था। तीसरा वो बोलते हैं कि फिर उसके बाद स्टेज आई सामंतवाद। सामंतवादी जो प्रथा है या युग है, उसमें क्या होता था कि राजा द्वारा एक सामंत बनाया गया, जो कि जो कृषक है उससे कर लेता था, ठीक है। तो सामंत द्वारा क्या है, जो कृषक है उनका शोषण किया जाता था। चौथी स्टेज वो बोलते हैं पूंजीवादी युग। जो सामंतवाद है वो कन्वर्ट होता है पूंजीवाद में। यह है उसकी चौथी स्टेज, ठीक है। पूंजीवाद में क्या होता है कि पूंजीवाद में क्या है, जो पूंजीपति लोग हैं जिसके पास अधिक धन है वो क्या है, मजदूर लोगों का शोषण करती है, ठीक है। फिर वो बोलता है कि पूंजीवाद के बाद क्या है, कौन सी अवस्था आएगी, साम्यवाद या समाजवाद, ठीक है। वो बोलते हैं कि जब जो इनका जो शोषण है वो अंतिम चरण में होगा, तो क्या है, जो मजदूर लोग हैं वो पूंजीपतियों के अगेंस्ट क्रांति करेंगे और उनसे सारी संपत्ति छीन लेंगे, जिससे कि समाजवाद आएगा। और समाजवाद के बाद लास्ट स्टेज है साम्यवाद, ठीक है। तो साम्यवाद क्या है, सर्वहारा वर्ग द्वारा क्या है चलाया जाएगा, ऐसी शासन व्यवस्था स्थापित की जाएगी जिसमें कि राज्य विहीन होगा, किसी भी प्रकार की राज्य की आवश्यकता नहीं होगी, और समाज वर्ग विहीन होगा जिसमें किसी भी प्रकार का वर्ग नहीं होगा। तो पूंजीवाद में कौन से 2 वर्ग थे, एक है पूंजीपति, दूसरा है सर्वहारा वर्ग या मजदूर वर्ग, ठीक है। समाजवाद या साम्यवादी ऐसी अवस्था होगी जिसमें ना तो कोई वर्ग होगा और ना ही कोई राज्य होगा। तो ये था कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। आपने क्या है ये खुद से पढ़ लेना है। अगर मैं इसे पढ़ूँ तो वीडियो क्या है बहुत लंबी चली जाएगी। ऐतिहासिक भौतिकवाद, ठीक है। ये बात हमने क्या है ऊपर के कॉन्सेप्ट पे डिस्कस कर दी कि ऐतिहासिक भौतिकवाद क्या है। जो इतिहास का विकास होता है वो क्या है, भौतिक चीज़ों से होता है, ठीक है। कार्ल मार्क्स क्या बोल रहे हैं कि जब भौतिक चीज़ें पहले आई, फिर उसके बाद मनुष्य ने अपने विवेक का प्रयोग किया और विकास करना शुरू किया, तो उसे ही कार्ल मार्क्स ने क्या है ऐतिहासिक भौतिकवाद कहा है। तो इसे भी आपने क्या है खुद से पढ़ लेना है। मैं इसको नहीं पढ़ूंगा। तो नेक्स्ट है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। तो कार्ल मार्क्स का जो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है वो क्या बोलते हैं, इसे मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाने की कोशिश करूँगा। कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि यदि मान लो कि 10 मजदूर है, ठीक है। 10 मजदूर द्वारा क्या है एक पूरे दिन में काम किया जाता है और वो क्या है 10,000 रुपये कमाते हैं। एक दिन का क्या है वो 10,000 रुपये
कमाते हैं, यानी कि एक मजदूर एक दिन में 1,000 रुपये कमा रहा है। लेकिन जो पूंजीपति है, जो उनसे काम करवा रहा है, ठीक है, जो पूंजीपति है वो क्या कर रहा है, जो ये पैसे इनके 10 मजदूर द्वारा कमाए गए ये इनको नहीं देता, इतने पैसे नहीं देता। वो क्या है, इनको सिर्फ क्या है, प्रत्येक मजदूर को 300 रुपये दे रहा है, ठीक है। तो यानी कि 3,000 रुपये क्या है, 10 मजदूरों को क्या है 3,000 रुपये उसने दिए, और जो बाकी के बचे 7,000 रुपये है, ठीक है, वो क्या है उसने अपने पास रखे। तो इस 7,000 जो है इसे ही कार्ल मार्क्स अतिरिक्त मूल्य कहता है, कि पूंजीपति लोग क्या करते हैं, मजदूरों के जो मजदूरों द्वारा श्रम किया जाता है उसे सिर्फ क्या है जीवन निर्वाह के लिए पैसा दिया जाता है, बाकी का जो पैसा है, ठीक है, वो पूंजीपति लोग स्वयं अपने पास रखते हैं, जबकि वो कमाया किसके द्वारा गया था, मजदूर के द्वारा, ठीक है। लेकिन क्या है, पूंजीपति स्वयं कुछ भी नहीं करके, ठीक है, स्वयं तो उसने कोई भी काम नहीं किया है, ठीक है, काम किसने किया है, मजदूरों ने। और जो मजदूरों ने काम किया उसके कितने पैसे थे, 10,000 रुपये, लेकिन उनको क्या है 10 मजदूरों को वो 300 रुपये के हिसाब से क्या है 3,000 रुपये देता है, और 7,000 रुपये क्या है अतिरिक्त जो लाभ है वो अपने पास रखता है। इसे ही कार्ल मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत कहा है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसे भी आपने क्या है खुद से पढ़ लेना है। अब हम बात करते हैं राज्य और क्रांति की। मार्क्स ने सामाजिक वर्गों को क्रांति के एजेंट के रूप में देखा है, बिल्कुल सही, ठीक है। जो समाज में जो वर्ग है वो क्या बोलते थे कि इन्हीं के द्वारा क्रांति हो सकती है। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक रूप से प्रत्येक नई संपत्ति का मालिक वर्ग समाज के सभी सदस्यों के नाम पर क्रांति लाता है, लेकिन परिवर्तन के बाद खुद को शासक वर्ग के रूप में स्थापित करता है और संपत्ति रहित वर्ग का शोषण करता है। पहले वो क्या बोल रहा है कि पूंजीपति द्वारा क्या है क्रांति लाई जाती है, फिर जब उसके पास पैसा आता है तो उन्हीं पैसों के द्वारा क्या है वो उन मजदूरों का शोषण करता है। मार्क्स ने दृढ़ता से कहा है कि यह केवल सर्वहारा वर्ग था जिसकी क्रांति निजी संपत्ति और वर्ग समाज को खत्म करेगी। तो कार्ल मार्क्स बोल रहा है कि जब सर्वहारा वर्ग क्रांति करेगा पूंजीपतियों के अगेंस्ट, तो वही एक ऐसा वर्ग है जो निजी संपत्ति है और वर्ग संघर्ष का जो समाज है उसको ख़त्म करेगा। बाकी जो भी वर्ग है वो क्या है शोषण ही करेगा, लेकिन सर्वहारा वर्ग के द्वारा क्या है निजी संपत्ति और वर्ग समाज को ख़त्म करेगी। कम्युनिस्ट पार्टी के अपने घोषणा पत्र में वो राज्य को शासक वर्ग का उपकरण कहते हैं, इसलिए उनके अनुसार क्रांति लाने के लिए सर्वहारा वर्ग को राज्य की सत्ता पर कब्जा करना चाहिए। उन्होंने तब तक राज्य से पूंजीपति वर्ग के सदस्यों को बाहर निकालने के लिए सर्वहारा वर्ग की तानाशाही की वकालत की जब तक कि निजी संपत्ति का बहिष्कार नहीं किया जाता। तो कार्ल मार्क्स निजी संपत्ति के विरोधी थे, ठीक है, और वर्ग विहीन समाज की बात करते हैं और राज्य विहीन समाज की बात करते हैं। ना तो राज्य की ज़रूरत है ना ही किसी प्रकार का वर्ग होना चाहिए समाज में, ठीक है। जो जितना श्रम करेगा उसे उसके अकॉर्डिंग क्या है पैसा मिलना चाहिए, और अगर किसी के पास अतिरिक्त पैसा है तो वो क्या है वो भी उसे क्या है समाज की भलाई की या सार्वजनिक कल्याण के लिए लगाना चाहिए। वो है समाजवाद या साम्यवाद। अब हम कार्ल मार्क्स के कुछ महत्वपूर्ण जो कोटेशन है उसको देख लेते हैं। अक्सर एग्जाम में ये पूछ ली जाती है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। पिछले सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। कई बार ये कोटेशन आई है। मानव अपना इतिहास स्वयं बनाता है, परंतु वह जैसा चाहता है वैसा नहीं बनाता। क्रांतियाँ इतिहास का इंजन है। कारण हमेशा मौजूद रहा है, लेकिन हमेशा उचित रूप में नहीं। दार्शनिकों ने विभिन्न रूप में केवल दुनिया की व्याख्या की है, हालांकि इसे बदला
नहीं है, यहाँ होना चाहिए, इसे बदला है। दार्शनिकों ने विभिन्न रूपों में केवल दुनिया की व्याख्या की है, हालांकि इसे बदलना है। नेक्स्ट है अंतिम पूंजीपति जिसे हम फांसी पर लटकाएंगे वह वही होगा जिसने हमें रस्सी बेची होगी। मैं कुछ भी नहीं हूँ लेकिन मैं सब कुछ हो सकता हूँ। यह उन मानव की चेतना नहीं है जो उनके होने का निर्धारण करती है, बल्कि उनके सामाजिक होने के विपरीत है जो उनकी चेतना को निर्धारित करती है। धर्म मानव मस्तिष्क जो न समझ सके उससे निपटने की नपुंसकता है। तो फ्रेंड्स, ये थे कार्ल मार्क्स के हमने संपूर्ण राजनीतिक विचार समझने की कोशिश की। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।